हेलो बच्चों, केमिस्ट्री के इस प्लेटफॉर्म पर एक बार आपका पुनः स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 केमिस्ट्री के बहुविकल्पीय प्रश्नों को कवर करेंगे। इस श्रृंखला में हमने 55 बहुविकल्पीय प्रश्न लिए हैं। यदि आपको आंसर आ रहा तो आप कमेंट्स करिए कि किस क्वेश्चन का आंसर नंबर क्या है। क्वेश्चन नंबर और उसके साथ ऑप्शन का नंबर लिखना है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि आप मेरे वीडियो पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और इस सेशन में हमने सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड में डायरेक्ट आते रहते हैं उनको लिया है। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन, विलयन होता है समांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण, संगत मिश्रण, असंगत मिश्रण। आंसर करिए कमेंट्स में और देखते हैं। और लास्ट में बताइएगा जरा आपके 55 में कितने सही आंसर निकलते हैं। अपने आप को इससे आपको पता चलेगा कि हमारी तैयारी किस तरीके से चल रही है। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा समांगी मिश्रण। विलयन की परिभाषा से ही क्वेश्चन लिया गया है। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, 0.2 m H2SO4 विलयन की सांद्रता ग्राम प्रति लीटर में होगी। आंसर करिए इसका कि 0.2 m H2SO4 विलयन की सांद्रता ग्राम प्रति लीटर में होगी। वीडियो को पॉज करिए, सॉल्व करिए, इसके बाद बताइए इसका आंसर क्या है। आई होप आपने आंसर कर लिया होगा। चलिए समझाते हैं कि इसका आंसर कैसे निकालेंगे। देखिए जरा, हमको दिया है, मेरे पास है, कह रहा कि 0.2 m H2SO4 0.2 यानी विलयन की मोलरता दी गई है। मोलरता बराबर हो जाएगा 0.2 मोल प्रति लीटर। अगर हमें इसमें निकालना क्या है, H2SO4 विलयन की सांद्रता ग्राम प्रति लीटर में, तो हम लिखेंगे H2SO4 विलयन की सांद्रता ग्राम प्रति लीटर बराबर, इसके लिए फार्मूला लगा देंगे, मोलरता गुणा अणुभार। किसका? जिसकी मोलरता लगाएंगे उसका अणुभार। मोलरता कितनी निकली? 0.2। और H2SO4 का जो अणुभार होता है वो होता है 98। जब इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा 8 दूनी 16, 9 दूनी 18, 1 19, यानी 19.6 आंसर आ जाएगा इसका। तो इसका डी आंसर इसका राइट है। अगला क्वेश्चन है, अशुद्ध जल की या शुद्ध जल की मोलरता कितनी होती है? चलिए आंसर करिए। इसका सही आंसर है 55.56। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि 1000 ग्राम विलायक में 18 ग्राम ग्लूकोज विलय है तो विलयन कहा जाएगा? 1 मोलर कहा जाएगा, या 0.1 मोलर कहा जाएगा, या 0.5 मोलर, या माइनस का 0.1 मोलर? चलिए आंसर करिए, कमेंट्स करिए जल्दी से आंसर, और देखते हैं इसका सही आंसर कौन सा है। आपको जो वैल्यू दी गई है उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। आपसे बोला गया है कि 1000 ग्राम विलायक है, यानी कैपिटल W बराबर हो जाएगा 1000 ग्राम, और स्मॉल w बराबर हो जाएगा 18 ग्राम। ग्लूकोज का अणुभार m' हो जाएगा 180। विलयन कहा जाएगा, इसकी मोलरता निकाल लो। कैपिटल M बराबर स्मॉल w इंटू 1000 बटे m' इंटू कैपिटल W। तो स्मॉल w की वैल्यू है 18 गुणा 1000 बटे कितना आ जाएगा, m' 180 हो जाएगा, और गुणा कैपिटल W हो जाएगा 1000। तो 1000 से 1000 कैंसिल हो गया, 18 दाम 180, यानी आ जाएगा 1/10। 1/10 का मतलब हो जाएगा 0.1 मोलर,
जो आंसर है वही सही हो जाएगा। इसका आंसर सही हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में बोला गया है H3PO4 के 1 m विलयन की नॉर्मलता है, यानी आपको जो H3PO4 आर्थोफॉस्फोरिक अम्ल दिया गया है उसकी मोलरता 1 m है, तो बताना है नॉर्मलता कितनी होगी। चलिए आंसर कमेंट्स कीजिए, बाद में बताइएगा ज़रा आपके कितने क्वेश्चन सही हैं। चलते आंसर करते हैं। इसका आंसर इसका क्या हो जाएगा, H3PO4 है। H3PO4 अगर इसको आयनाइज्ड करें तो ये देता है 3H+ और PO4 पर 3-, और फार्मूला होता है नॉर्मलता बटे मोलरता बराबर अम्ल की क्षारकता, या संयोजकता लिख सकते हैं। नॉर्मलता निकालना है और मोलरता दी गई है, कितनी दी गई है, 1 m दी गई है, तो 1 m लगाएंगे, 1 लगा देंगे तो ये आ जाएगा, और जितने H+ निकल रहा है वो उसकी क्या हो जाएगी, अम्ल की क्षारकता, यानी 3 हो जाएगा। तो n बराबर सीधे कितना आ जाएगा, 3, यानी इसका आंसर जो हो जाएगा 3n हो जाएगा। डी ऑप्शन राइट रहेगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 90 ग्राम जल में 1.8 ग्राम ग्लूकोज का मोल प्रभाज है। जल्दी से आंसर करिए, आंसर इसका क्या होगा, जल्दी से निकालिए। आंसर निकाल लिया होगा, आप समझाते हैं आपको, अगर नहीं आया तो देखिए ज़रा। 90 ग्राम जल है, 90 ग्राम जल यानी कैपिटल W बराबर 90 ग्राम और स्मॉल w बराबर हो जाएगा 1.8 ग्राम। ग्लूकोज का अणुभार m डैश बराबर ये हो जाएगा 180 और कैपिटल M या अणुभार यानी जल का हो जाएगा 18। जल के मोलों की संख्या कैपिटल N बराबर हो जाएगा कैपिटल W बटे कैपिटल M, यानी कैपिटल N बराबर 90/18। तो ये 18 पंचे 90, 5 मोल आ जाएगा, और ये हो जाएगा स्मॉल n बराबर स्मॉल w बटे m डैश। तो स्मॉल n बराबर हो जाएगा 1.8/18, सॉरी 180, दशमलव हटाएंगे तो ये 1800 हो जाएगा, ये 100 बार में कट जाएगा, यानी n की वैल्यू 0.01 मोल आएगी। अब हमें करना ये है कि ग्लूकोज का मोल प्रभाज निकालना है। तो ग्लूकोज का मोल प्रभाज यहाँ पर हम ऐसे शॉर्ट में लिख दें, ग्लूकोज का मोल प्रभाज बराबर ग्लूकोज के मोलों की संख्या नीचे टोटल मोलों की संख्या, तो ये आ जाएगा 0.01 अपान 0.01 प्लस 5, तो फाइनली आ जाएगा ये 0.01 और ये 5.01, डेसिमल से डेसिमल हट जाएगा, यानी आ जाएगा 1/501। 501 का 1 में भाग देंगे तो ये दशमलव जाएगा नहीं, फिर एक बार अभी भी नहीं जाएगा, 0, 1000, तो ये करीब चला जाएगा, एक बार चला जाएगा, तो ये 501 आ गया, घटाने पर आएगा 9, 9 और 4, फिर एक 0 बढ़ाओ, तकरीबन 9 बार चला जाएगा, और ये तो यानी आंसर हो जाएगा 0.0019, 0.0019। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राउल्ट का नियम संबंधित है, क्वथनांक से संबंधित है या हिमांक से संबंधित है, वाष्प दाब से संबंधित है या परासरण दाब से संबंधित है। चलिए आंसर करिए, आंसर आपने कर लिया होगा, ये संबंधित है वाष्प दाब से। राउल्ट का नियम कहता है वाष्प दाब का अपेक्षिक अनुमान विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अणुसंख्य गुणधर्म है। निम्न में से जो आपको एक ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा अणुसंख्य गुणधर्म है। पृष्ठ तनाव है या श्यानता है, परासरण दाब है या फिर प्रकाशिक सक्रियता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा परासरण दाब। अगला क्वेश्चन, निम्न में से विलयन का कौन सा गुण अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है। वाष्प दाब में उन्नमन, हिमांक में उन्नमन, पृष्ठ तनाव, परासरण दाब। चलिए आंसर करिए। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पृष्ठ तनाव, यानी सी ऑप्शन
पृष्ठ तनाव जो है आपका अणुसंग गुणधर्म नहीं है। और क्वेश्चन था निम्न में से विलयन का कौन सा गुण अणुओं की संख्या पर निर्भर, माफ कीजिए यहाँ होगा नहीं करता है, अणुओं की संख्या पर निर्भर नहीं करता है, तो हो जाएगा पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव चूंकि विलयन का अणुसंग गुणधर्म नहीं है, अतः ये इनकी अणुओं की संख्या पर डिपेंड नहीं करेगा। अगला क्वेश्चन, किसका वाष्प दाब न्यूनतम होगा? आपके ऑप्शन है 0.1 एम बेरियम क्लोराइड, 0.1 एम फिनॉल, 0.1 एम सुक्रोज विलयन, 0.1 एम सोडियम क्लोराइड। आंसर करिए। देखिए, ऐसे क्वेश्चन करने के लिए हमेशा आपको ये देखना है, क्योंकि इनकी सांद्रताएं सबकी बराबर हैं, जो ज़्यादा आयन देगा वो आंसर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, कुछ ऑप्शन कम करते हैं। जैसे सुक्रोज आयनों में नहीं टूटता तो ये ऑप्शन नहीं होगा, सोडियम क्लोराइड आयनों में टूटता है, बेरियम क्लोराइड टूटेगा, फिनॉल भी होता है लेकिन उतना ज़्यादा नहीं होता, इसलिए ये भी ऑप्शन नहीं होगा। सोडियम क्लोराइड को अगर ध्यान से देखें तो NaCl जो होता है, ये जब आयनाइज्ड होता है तो Na+ और Cl- यानी 2 आयन देता है। इस तरीके से अगर हम बेरियम क्लोराइड को देखें तो बेरियम क्लोराइड होता है BaCl2, अगर इसको आयनाइड करेंगे तो ये Ba2+ और +2Cl- देगा, यानी कुल आयन ये देगा 3। तो इसका आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन बेरियम क्लोराइड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वाष्प दाब में अवनमन सबसे अधिक किसमें है? फिर से सेम क्वेश्चन है। सबसे पहले जो आयनों में टूटेंगे उनका अवनमन अधिक होगा, तो यूरिया आयनों में टूटता नहीं, ये ऑप्शन नहीं होगा। ग्लूकोज आयनों में नहीं टूटता, ये ऑप्शन नहीं होगा। अब बचता है बेरियम क्लोराइड, अभी देखा था 3 आयन देता है। मैग्नीशियम सल्फेट जिसका फार्मूला MgSO4 होता है, अगर ये इसको आयनाइज करेंगे टूटेगा Mg2+ और SO4 पर 2-। तो ये 2 आयन दे रहा है, बेरियम क्लोराइड 3 आयन देता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा C। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आप आंसर कमेंट्स करते रहिए और बाद में चेक करिए कि आपके कितने आंसर सही हो रहे हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये है, निम्न में से कौन ताप पर निर्भर नहीं करता है? यानी कौन है जो ताप पर निर्भर नहीं करता, ताप पर डिपेंड नहीं करता है? नॉर्मलता है, या मोलरता है, या फॉर्मलता है, या मोललता है? देखिए, वही राशि इसमें से ताप पर डिपेंड करेगी जिसमें मोलर आयतन होता है। तो नॉर्मलता में आयतन होता है, मोलरता में भी होता है और फॉर्मलता में भी होता है। मोललता में क्या होता है, भार होता है, आयतन नहीं होता है, अतः इसका आंसर राइट हो जाएगा, वो मोललता हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विशिष्ट चालकता की इकाई होती है। विशिष्ट चालकता जो होता है, विशिष्ट चालकता को कप्पा से लिखते हैं, इसकी इकाई होती है वो क्या हो जाएगी? क्या सेंटीमीटर की पावर -2 हो जाएगी, ओम की पावर -1 यानी ओम इनवर्स, सेंटीमीटर ओम इनवर्स तुल्यांक इनवर्स हो जाएगी, या सेंटीमीटर इनवर्स ओम इनवर्स होगी, या सेंटीमीटर की पावर -2 ओम होगी? चलिए आंसर करिए। इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा सेंटीमीटर इनवर्स ओम इनवर्स। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा ऑक्साइड हाइड्रोजन द्वारा अपचयित होगा? कौन सा ऑक्साइड हाइड्रोजन द्वारा अपचयित होगा? देखिए, हाइड्रोजन द्वारा अपचयित वही होता है जो हाइड्रोजन से नीचे है। तो सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम ये सब के सब हाइड्रोजन से ऊपर स्थित है। जो इसमें सिल्वर है यानी Ag2O हाइड्रोजन द्वारा अपचयित हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 4 तत्व दिए गए हैं A, B, C तथा D। 4 तत्व हैं A, B, C तथा D के मानक अपचयन विभव दिए हैं। माइनस का 2.90 प्लस 1.50, माइनस का 0.74 तथा प्लस का 0.34 वोल्ट। इसमें सर्वाधिक प्रबल अपचायक है। देखिए, जिस धातु का मानक अपचयन विभव का मान जितना ज़्यादा ऋणात्मक होता है वो उतनी ही ज़्यादा प्रबल अपचायक होती है। अगर हम ध्यान से देखें तो A का माइनस का 2.90 है, फिर बाकी सबका इतना कम नहीं है, यानी माइनस की वैल्यू ज़्यादा, अर्थात जो कम है वही आंसर सही हो जाएगा। इसका आंसर सही हो जाएगा A ऑप्शन, और A ही रहेगा
जो सबसे प्रबल अपचायक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा प्रबलतम अपचायक है? देखिए विद्युत रासायनिक श्रेणी से क्वेश्चन लिया गया है, आपको बताना है क्या Zn सबसे प्रबल है या Cr है या Fe है या फिर H2 है। प्रबल अपचायक क्या होता है? जो विद्युत रासायनिक श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित है वो उतना ही ज्यादा प्रबल अपचायक होगा। चलिए आंसर करिए। इसका सही आंसर हो जाएगा Zn धातु। Zn धातु इन सबसे ऊपर है अतः सबसे प्रबल अपचायक है। सेम क्वेश्चन फिर से लिया है, प्रबलतम अपचायक है तो लिथियम सबसे ऊपर रखा है तो इसका भी आंसर पहला हो जाएगा। सोडियम, पोटेशियम, सीजियम में से सबसे ज्यादा प्रबल अपचायक है लिथियम। अगला क्वेश्चन, धातु जो HCl अम्ल से H2 गैस विस्थापित नहीं करेगी। देखिए ये क्वेश्चन में विद्युत रासायनिक श्रेणी से लिया गया है। जो धातु हाइड्रोजन से ऊपर स्थित होती हैं वो सब के सब अम्ल से हाइड्रोजन गैस विस्थापित कर देती हैं, लेकिन जो धातु हाइड्रोजन से ऊपर है, माफ कीजिए नीचे है, वो हाइड्रोजन गैस विस्थापित नहीं करेगी अम्ल से। तो Zn नहीं करेगी या Cu नहीं करेगी या Mg या Al। चलिए आंसर करिए जल्दी से, कमेंट्स करिए आंसर को। और इसका सही आंसर हो जाएगा कॉपर। कॉपर जो है हाइड्रोजन तत्व से नीचे स्थित है विद्युत रासायनिक श्रेणी में, अतः ये आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शून्य कोट की अभिक्रिया का वेग किस पर डिपेंड नहीं करता? क्या अभिकारकों की सांद्रता के गुणनफल के समानुपाती होता है या अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है या अभिकारकों की सांद्रता के गुणनफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है या उपरोक्त में से कोई नहीं? चलिए कमेंट्स करिए। इसका सही आंसर हो जाएगा अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, शून्य कोट की अभिक्रिया की दर नियतांक का मात्रक है। जो शून्य कोट की अभिक्रिया होती है उसकी दर नियतांक का मात्रक क्या होता है? क्या लीटर सेकंड इनवर्स होता है या लीटर मोल इनवर्स सेकंड होता है या मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स होता है या मोल सेकंड होता है? चलिए जल्दी से आंसर कीजिए। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक अभिक्रिया की दर को दिया गया है dx/dt समानुपाती a की पावर 0 की कोटि क्या होगी? देखिए जब किसी की सांद्रता की पावर 0 होती है तो अभिक्रिया क्या वो शून्य कोटि होगी या प्रथम कोटि होगी, द्वितीय होगी या इनमें से कोई नहीं? चलिए आंसर करिए। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, शून्य कोटि अभिक्रिया। अगला क्वेश्चन है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए निम्न में से कौन सा सही है? टी हाफ समानुपाती होता है 2/, टी हाफ समानुपाती होता है 1/2, टी हाफ समानुपाती होता है, ये व्युत्क्रमानुपाती 1/a हो जाएगा और ये हो जाएगा टी हाफ समानुपाती a की पावर 0, टी हाफ समानुपाती हो जाएगा a²। चलिए कमेंट्स करिए। इसको अगर आप करना चाहें तो ऐसे कर सकते हैं कि टी हाफ समानुपाती 1/a की पावर n-1, जहाँ जो a की पावर है n वो क्या है, अभिक्रिया की कोटि है। अगर हम प्रथम कोटि अभिक्रिया निकालें तो यहाँ पर लगाएंगे 1 और जब 1 लगाएंगे तो ये टी हाफ की वैल्यू हो जाएगी कितनी, 1/a की पावर 0, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a की पावर 0, यानी आंसर इसका ये वाला राइट हो जाएगा। तो ये ऑप्शन किस में है? ये है सी ऑप्शन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक तथा अर्धआयु काल में संबंध होता है। क्या टी हाफ बराबर 0.693/K होता है या K बराबर टी हाफ बटे 0.693 होता है या टी हाफ बराबर 0.693K होता है या टी हाफ बराबर K/0.693 होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट, टी हाफ बराबर 0.693। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। संक्रमण तत्वों में 4D श्रेणी का तत्व है। क्या ए जिसका क्रमांक 37 है वो है, बी 47, सी 57 या डी 30? 4D का बताना है।
4D के अंदर जो तत्व आते हैं जनरली वो आते हैं इट्टीरियम 39 से लेके कैडमियम 48 तक। इसके बीच में जो होगा वो 4D श्रेणी से बिलोंग करेगा। तो 39 से 48 के बीच में कौन सा आ रहा है? 39 से 48 के बीच में ये आ रहा है 47। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्रबलतम अपचायक पदार्थ है? निम्न में से कौन सा प्रबलतम अपचायक पदार्थ है? इसका सही आंसर हो जाएगा Fe+2। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर। निम्न में से कौन सा तत्व उत्प्रेरकीय गुण प्रदर्शित करता है? क्या Ca है या Fe है या Pb है या इनमें से कोई नहीं? चलिए आंसर करिए। देखिए जो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं उनमें मुक्त संयुक्ताएं पाई जाती हैं या रिक्त डी कक्षक पाए जाते हैं, जिसकी वजह से उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। Fe एक डी ब्लॉक का तत्व है। निम्न में से रंगहीन आयन है। रंगहीन आयन क्या Cu1+ है या Cu2+ है या Na+2+ है या Fe+3+ है? चलिए इसका आंसर करिए। इसका जो आंसर सही हो जाएगा वो Cu1+ हो जाएगा, क्योंकि इसमें कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। अगर आप चाहें तो इसको एग्जाम्पल के लिए समझ सकते हैं। Cu पर 1+ है, इसका परमाणु क्रमांक 29 होता है। आर्गन तक 18 हो जाएगा। 3D10 4s1 होना चाहिए, लेकिन 1+ की वजह से ये 0 हो जाएगा। और डी में 5 कक्षकें होती हैं। हुंड के नियम से 1 2 3 4 और 5 6 7 8 9 10 भरेंगे, सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित हो जाएंगे। अतः ये कैसा हो जाएगा? रंगहीन हो जाएगा। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में अनुचुंबकीय आयन है। सेम क्वेश्चन, अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे तो अनुचुंबकीय होगा, अगर सभी युग्मित इलेक्ट्रॉन है तो प्रचुंबकीय। अभी देखा था Cu2+ में सभी कैसे थे? युग्मित इलेक्ट्रॉन है। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? Cu1+ हो जाएगा। अतः यह कैसा हो जाएगा? अनुचुंबकीय। निम्न में से कौन आयन उपसहसंयोजी यौगिक नहीं बनाता है? ऐसा इनमें से कौन सा यौगिक है जो उपसहसंयोजी यौगिक नहीं बनाता? क्या Na+ है, क्या Cr3+ है, क्या CO2+ है, क्या Cr3+ है? देखिए डी ब्लॉक के तत्वों के पास रिक्त डी कक्षक होती है जो लिगेंडों द्वारा दिए गए इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर लेता है। अतः Cr CO और माफ कीजिए Cr 2 बार हो गया ना, एक बार यहाँ पर Fe रहेगा। तो Fe भी देता है, CO भी देता है और Cr, यानी केवल सोडियम धातु है, इसके पास कोई रिक्त डी कक्षक नहीं होती है। अतः यह उपसहसंयोजी यौगिक नहीं बनाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया है कोबाल्ट यानी CO En का होल ट्वाइस Cl2 और ब्रैकेट के बाहर Cl में CO की समन्वय संख्या या समन्वय संख्या को और बोलते हैं उपसहसंयोजन संख्या क्या होगी? देखिए अगर हम इसको समझें, क्या इसकी 3 होगी या 5 होगी या 6 होगी या 4 होगी? देखिए En क्या है? एक द्विदंती लिगेंड है। द्विदंती लिगेंड है, इसका मतलब एक En 2 लोन पेयर देगा। तो 4 तो कितना हो जाए? 2 है तो 4 हो जाएगा और 2 ये 6, यानी लिगेंडों द्वारा CO को कुल 6 इलेक्ट्रॉन युग्म मिल रहे हैं। अतः इसकी उप संख्या कितनी हो जाएगी? 6, यानी सी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है CO NH3 का होल 5 Cl बाहर Cl2 में CO की ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है। देखिए ऑक्सीकरण संख्या निकालना बड़ा आसान काम है। NH3 एक उदासीन लिगेंड है। एक Cl पर 1- होता है और 2 इधर है, 2 1 3 Cl, 3 Cl- को उधर लेके चले जाएंगे = के दूसरी तरफ। तो कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या निकल आएगी 3+, यानी सी ऑप्शन इसका राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर है 30। CO NH3 का होल 5 Cl और बाहर Cl2 है। सेम क्वेश्चन है, लेकिन इसमें विलयन के कुल आयनों की संख्या पूछी गई है। इसमें कुल कितने आयन होंगे? देखिए कुल आयन निकालने का तरीका ये है कि इसको आयन जल में डालें और अगर जितने आयन दे दे वही उसके कुल आयन हो जाएंगे। जैसे हम एग्जांपल के लिए समझते हैं, CO NH3 का होल 5 Cl
और ये जो बाहर होता ब्रैकेट के आयनों में टूटेगा, यानी 2Cl माइनस, और इस पर आ जाएगा 2 प्लस। तो एक आयन ये हो गया, एक संकुल आयन और 2 Cl आयन, कुल मिला के 3 आयन, यानी कि आंसर सही हो जाएगा ए नंबर, आंसर सही हो जाएगा। आप कमेंट्स करते रहिए आंसर, और लास्ट में जरूर बताइएगा कमेंट्स करके मेरे कितने आंसर सही हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है CuNH3 का होल 4, CuNH3 का होल 4 पर 2 प्लस संकुल की ज्यामिति क्या होती है। देखिए ज्यामिति निकालने के लिए हमें क्या है, हमको क्रिस्टल संयोजकता आपन सिद्धांत आना चाहिए। संयोजकता आपन सिद्धांत के आधार पर हम संकरण निकाल लेते हैं। अगर 4 है उपसन संख्या तो 4 में या तो वर्ग समतली होगा या तो चतुष्फलकी होगा, मतलब ये 2 ऑप्शन तो नहीं होंगे। अब चतुष्फलकी होगा या वर्ग समतली होगा, इसको आपको हम करके समझाते हैं। जरा देखिए किस तरीके से इसको करना है। देखिए जरा, हमारे पास दिया है CuNH3 का होल 4 और इस पर लगा 2 प्लस, यानी अगर हम Cu पर 2 प्लस देखें और इसका परमाणु क्रमांक 29 होता है, इसको अगर सॉल्व करें तो ये बन जाएगा आर्गन तक 18, 3D 10, 4s1 होना चाहिए। 2 प्लस की वजह से यहाँ 0 हो जाएगा और यहाँ पर 9 हो जाएगा। तो अगर देखें तो D में, और यहाँ पर 4p0 और ले लेंगे। D में टोटल कितनी कक्षके हैं, 5, 1 2 3 4 5, 10 इलेक्ट्रॉन भर देंगे, सॉरी माफ कीजिए 9 इलेक्ट्रॉन भर देंगे। यस खाली रहेगा और P खाली रहेगा। देखिए यहाँ पर NH3 अगर प्रबल लिगेंड होते हुए भी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को युग्मित नहीं कर पाएगी, मतलब एक NH3 के इलेक्ट्रॉन इसमें जाएंगे, एक NH3 के इसमें जाएंगे, एक इसमें और एक इसमें। तो इस हिसाब से जो संकरण में कक्षकें भाग ले रही हैं, इसका जो संकरण होगा वो हो जाएगा 1s 3p, यानी sp3, और sp3 की ज्यामिति होती है चतुष्फल की। तो इसका आंसर हो जाएगा चतुष्फल की। चतुष्फल की किसमें है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है Fe(F6 पर 3 माइनस) आयन एक बाह्य कक्षक संकुल है, मतलब बाह्य कक्षक है, इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालने का फिर से वही तरीका। सबसे पहला काम ऑक्सीकरण संख्या निकाल लेते हैं। Fe की अगर इस यौगिक में Fe की ऑक्सीकरण संख्या निकालें तो ये है Fe(F6) पूरे पर है 3 माइनस, x को x मान लिया 6 और Fe पर 1 माइनस बराबर माइनस का 3 हो जाएगा, यानी ये आ जाएगा x माइनस 6 बराबर माइनस का 3। तो x बराबर आ जाएगा -3 प्लस का 6, तो x बराबर आ जाएगा प्लस का 3। यानी जो Fe है इस पर कितना चार्ज है, 3 प्लस है। तो यहाँ से जब हम Fe 26 का निकालेंगे तो ये हो जाएगा आर्गन तक। अच्छा हमें क्या निकालना है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, आर्गन और 3D 6 4s2 4p0 ऐसा कुछ होना चाहिए। अच्छा 3 इस पर चार्ज आ रहा है 3 प्लस का मतलब हो जाएगा यस के 2 इलेक्ट्रॉन, यानी 4s0 बचेगा और 3D 5 बचेगा। डी में होती हैं 5 कक्षकें, 1 2 3 4 5 कक्षकें, 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन भर दिए। अब यहाँ देखेंगे जो F है वो एक दुर्बल लिगेंड है। दुर्बल लिगेंड तो ये युग्मित नहीं करेगा, यानी कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या n बराबर कितनी हो जाएगी, 5। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, 5 इलेक्ट्रॉन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यौगिक C3H6Cl2 के संभावित समावयवियों की संख्या कितनी होगी बताना है। 2 है, 4 है, 6 है या 8 है। इसको करिए, कमेंट्स करिए, जल्दी से बताइए क्या होगी संख्या। देखिए इसका आंसर, यौगिक दिया है C3H6Cl2, तो इसको एक तो हम बना सकते हैं CH3 CH2 CH 1 Cl 2 Cl, यानी 3 कार्बन 1 2 3 कार्बन, 3 2 5 1 6 हाइड्रोजन 2 Cl। एक तो ये बन गया। दूसरा बना दो CH3 1 Cl यहाँ लग जाएगा और यहाँ हो जाएगा CH2 यहाँ Cl। इसको यहाँ लगा दो तो बन जाएगा CH2 1 Cl, हाँ CH2, और यहाँ पर CH2 और यहाँ भी CH2, ये बन जाएगा Cl। एक बार क्या करो, Cl दोनों बीच वाले कार्बन पर लगा दो, 1 Cl 2 Cl,
CH3। तो इसके कुल कितने बन गए? 4। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन इसका सही हो जाए। बी ऑप्शन माफ कीजिए, बी ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। ये ल्यूकास अभिकर्मक क्या है? ल्यूकास अभिकर्मक बताइए, क्या PdBSO4 है, या तनु HCl प्लस निर्जल ZnCl2 है, या फिर सांद्र HCl और निर्जल ZnCl2 है, या फिर इनमें से कोई नहीं है। देखिए, जो ल्यूकास अभिकर्मक होता है इसका इस्तेमाल किया जाता है एल्कोहलों की पहचान करने में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो बी ऑप्शन हो जाएगा। माफ कीजिए, बी नहीं, ये हो जाएगा सांद्र HCl और निर्जल ZnCl2। सांद्र HCl और निर्जल ZnCl2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक अभिक्रिया आपको दी गई है, अभिक्रिया CH3 CHBr CH2 CH3 एल्कोहलिक KOH दिया गया है और पूछ रहा है इसका मुख्य उत्पाद क्या होगा, क्या प्रोपीन होगा, या ब्यूटीन होगा, या ब्यूटेन होगा, या ब्यूटाइन 1 होगा। चलिए जल्दी से आंसर कीजिए। देखिए, ये एक टाइप की विलोपन अभिक्रिया है। यहाँ से जो OH है, ये वाला OH इस Br को हटाएगा, यानी यहाँ से निकलेगा, माफ कीजिए, यहाँ का K और यहाँ का Br, KBr बनेगा पहले तो। अच्छा, यहाँ का जो OH है, चाहे वो यहाँ से हाइड्रोजन या यहाँ से हाइड्रोजन निकाल ले। देखिए, यहाँ से अगर बनाएंगे तो एल्कीन जो बनेगी वो कैसी होगी? कम मात्रा में बनेगी, क्योंकि वो अस्थायी है। यहाँ से निकालते हैं तो ये डबल बॉन्ड 2 नंबर पर आएगा, तो एक आपका H2O बन जाएगा और साथ में बन जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। चाहे यहाँ डबल बॉन्ड लगाएं या यहाँ, लेकिन ये वाली जो एल्कीन बनती है ज़्यादा स्थायी होती है, क्योंकि इसमें अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा है। इधर से देखिए ध्यान से, 3 इधर अल्फा हाइड्रोजन, 3 6 अल्फा हाइड्रोजन। अगर यहाँ डबल बनाते 2 अल्फा हाइड्रोजन आते, तो मतलब एल्कीन ही बनेगी। एल्कीन में कौन सा? ब्यूटीन। एल्कीन में कौन सा बनेगा? ब्यूटीन। तो इसका बी आंसर सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्लोरोबेंजीन की क्रिया क्यूप्रस ऑक्साइड की उपस्थिति में अमोनिया से कराने पर प्राप्त होता है। अगर हम क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया क्यूप्रस ऑक्साइड की उपस्थिति में अमोनिया से कराते हैं तो ध्यान रखिएगा एनिलीन बनता है। क्या बनता है? एनिलीन बनता है। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। क्लोरोफॉर्म प्राप्त किया जाता है, यानी इनमें से किससे क्लोरोफॉर्म बना सकते हैं? क्या मेथेनॉल से बनाएंगे, या मेथेनल से बनाएंगे, या प्रोपेनॉल 1 से बनाएंगे, या प्रोपेनॉल 2 से बनाएंगे? चलिए जल्दी से कमेंट्स कीजिए। देखिए, थोड़ा सा इसके बारे में आपको समझा देते हैं। वे सारे यौगिक क्लोरोफॉर्म बनाते हैं जिनमें CH3 CO समूह उपस्थित हो या किसी तरीके से हो जाता हो। तो एक तो ये देगा, और दूसरा वो देते हैं एल्कोहल। एक आपका हो जाएगा एथेनॉल, ये भी दे देता है। इसके अलावा जितने 2 एल्केनॉल हैं, यानी एल्कोहल OH समूह 2 नंबर पर लगा है, 2 एल्केनॉल है, वो सब के सब आपके हेलोफॉर्म विक्रिया दर्शाते हैं। तो इनमें से कौन सा आंसर सही हो जाएगा? ये मेथेनल नहीं देगा, मेथेनॉल मेथेनल दोनों रहेंगे। प्रोपेन अगर 2 ऑल होता तो आंसर हो जाता। इसका मतलब राइट आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, क्लोरोफॉर्म का प्रयोग होता है। क्लोरोफॉर्म का प्रयोग किसमें किया जाता है? क्या एक कीटनाशक के रूप में होता है, क्या एक फफूंदनाशक के रूप में होता है, क्या औद्योगिक विलायक के रूप में होता है, या अवशोषक के रूप में होता है? चलिए अपना आंसर कमेंट्स कीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा सी। इसका जो उपयोग किया जाता है विलायक के रूप में करते हैं। अगला क्वेश्चन, क्लोरोफॉर्म प्रकाश की उपस्थिति में वायु द्वारा धीरे धीरे ऑक्सीकृत होकर बनाता है। यानी जब क्लोरोफॉर्म प्रकाश की उपस्थिति में वायु द्वारा धीरे धीरे ऑक्सीकृत होता है तो क्या बनाता है? ए ऑप्शन क्या फॉस्जीन बनाता है, बी फार्मिक अम्ल, सी फार्मिक क्लोराइड, और डी मेथिल क्लोराइड। बताइए जल्दी से। इसका सही आंसर हो जाएगा फास्जीन गैस बनाता है जब ये ऑक्सीकृत होता है, इसीलिए इसको रंगीन बोतलों में रखा जाता है। अगला क्वेश्चन है, क्लोरोपिक्रिन है। क्लोरोपिक्रिन क्या है? क्लोरोपिक्रिन क्या CCl3HNO2 है, क्या CCl3NO2 है, क्या CCl2NO2 का होल ट्वाइस है, क्या CCl2H2NO2 है? चलिए ऑप्शन करिए, अपना आंसर करिए जल्दी से।
इसका सही आंसर हो जाएगा CCl3NO2 क्लोरोपिक्रिन, या इसको अश्रु गैस के नाम से भी जानते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रशीतक के रूप में प्रयोग होने वाला यौगिक है, निम्न में से कौन सा ऐसा है जिसको प्रशीतक के रूप में इस्तेमाल करते हैं? प्रशीतक मतलब ठंडा करने में। क्या CCl4 है, क्या CH2F2 है, क्या CF2Cl2 है, क्या CF4 है? तो आपने नाम सुना होगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होते हैं वो प्रशीतक के रूप में इस्तेमाल होते हैं फ्रिज में और AC में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा CF2Cl2 यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित अभिक्रिया का C6H6 प्लस Cl2 सूर्य का प्रकाश से उत्पाद क्या होगा, ये बताना है। क्या C6H5Cl होगा, क्या आर्थो C6H4 Cl2 होगा, क्या C6H6Cl6 होगा, या पैरा पर C6H4 Cl2 होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा C6H6 Cl6, जिसका नाम गैमेक्सिन है, या इसको 666 कहते हैं, या BHC कहते हैं, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, इतने इसके नाम हैं, ये बन जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर। आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपको बहुविकल्पी की आवश्यकता नहीं रहेगी। अगला क्वेश्चन देखिए, ल्यूकास अभिकर्मक के प्रयोग से पहचाना जाता है। अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया था कि जो ल्यूकास अभिकर्मक है इसकी सहायता से एल्कोहलों की पहचान की जाती है, अतः C ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जल गैस से मेथिल एल्कोहल के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला उत्प्रेरक है। क्या वो CuO प्लस ZnO प्लस NiO है, क्या CuO प्लस ZnO प्लस Cr2O3 है, क्या Al2O3 है, क्या CuCl प्लस Fe2O3 है? चलिए अपना आंसर कमेंट कीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा B, CuO और ZnO इसमें क्या करते हैं, उत्प्रेरक का कार्य करते हैं, जबकि Cr2O3 उत्प्रेरक वर्धक का कार्य करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में पिकरिक अम्ल क्या है? पिकरिक अम्ल क्या आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल है, क्या मेटा नाइट्रो बेंजोइक अम्ल है, क्या 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल है, क्या आर्थो एमिनो बेंजोइक अम्ल है? चलिए आंसर कीजिए। जब फिनॉल का सांद्र गर्म नाइट्रिक अम्ल से ऑक्सीकरण नाइट्रीकरण कराते हैं तो 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल बनता है, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा C ऑप्शन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में दिया गया है CH3OCH3 का सामान्य एवं IUPAC नाम बताना है। इनमें से कौन सा सही है? क्या A ऑप्शन डाई मेथिल ईथर व मेथॉक्सी मेथेन है, क्या डाई मेथिल ईथर व मेथॉक्सी एथेन है, क्या डाई एथिल ईथर व मेथॉक्सी मेथेन है, क्या डाई मेथिल ईथर व एथॉक्सी एथेन है? चलिए कमेंट्स कीजिए जल्दी से। 46 का सही आंसर हो जाएगा A, इसका साधारण नाम है डाई मेथिल और ऑक्सीजन को लिखेंगे ईथर, और IUPAC नाम में ये ऑक्सीजन एक तरफ खींचता है, यानी एक तरफ हो जाएगा मेथॉक्सी और दूसरा हो जाएगा मेथेन, जो आपको पहले ऑप्शन में मिल जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 47 की तरफ। निम्न में से कौन कैनिजारो अभिक्रिया नहीं देता है? देखिए, कैनिजारो अभिक्रिया के लिए एक फैक्ट है, वे एल्डिहाइड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन ना हो कैनिजारो अभिक्रिया दर्शाते हैं। तो आप अगर ध्यान से देखें तो HCHO दिखाएगा, लेकिन हमें वो देखना है जिसमें नहीं है, मतलब जो ना दे तो HCHO देगा, क्योंकि इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। CCl3CHO में भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं, तो ये भी देगा। अगर इसको ध्यान से देखें तो ये वाला कार्बन अल्फा कार्बन, तो इसमें भी नहीं, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा B, इसमें अल्फा हाइड्रोजन है, अतः ये कैनिजारो अभिक्रिया नहीं देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा यौगिक फेलिंग विलयन को अपचयित नहीं करता है? 48 का आंसर करिए। क्या CH3COOH है, क्या HCOOH है, क्या HCHO है, क्या CH3CHO है? देखिए, आपसे पूछा गया नहीं करता है। नहीं करने का मतलब है, देखिए जितने एल्डिहाइड होते हैं वो फेलिंग विलयन को अपचयित करते हैं, मतलब ये आंसर नहीं होगा और ये आंसर नहीं होगा। इन दोनों की बात करें तो इसमें कार्बोक्सिलिक अम्ल फेलिंग विलयन को अपचयित नहीं करते हैं, लेकिन एकमात्र कार्बोक्सिलिक अम्ल जो HCOOH है ये करता है, तो आंसर ये भी नहीं होगा। फिर आंसर कौन सा हो जाएगा? ये नहीं करता, इसलिए ये आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ
49। कमेंट्स करते रहिए और बताइए, लास्ट में बताइएगा जरूर कि आपके कितने क्वेश्चन सही निकल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 49, एसिटल्डिहाइड और एमीन में एसिटल्डिहाइड और एसीटोन में विभेद के लिए उपयुक्त अभिकर्मक है। यानी कौन सा ऐसा अभिकर्मक है जिससे हमें एसिटल्डिहाइड और एसीटोन के बीच में विभेद पता करने में मदद करता है। हिंसबर्ग अभिकर्मक या ल्यूकास अभिकर्मक या सिप अभिकर्मक या इनमें से कोई नहीं। चलिए जल्दी से आंसर कीजिए। इसका जो सही आंसर हो जाएगा सिप अभिकर्मक हो जाएगा। सिप अभिकर्मक जो होता है वो एल्डिहाइड के साथ गुलाबी रंग देता है, जबकि एसीटोन के साथ कोई क्रिया नहीं दर्शाता है। अगला क्वेश्चन 50, एक एमीन आपको दी गई है CH3 CH3 और ये NH2। ये पूछ रहा है ये क्या है, क्या ये प्राथमिक एमीन है, क्या ये द्वितीयक एमीन है, क्या ये तृतीयक एमीन है, या इनमें से कोई नहीं है। चलिए जल्दी से आंसर कीजिए। आई होप आपने आंसर कर दिया होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा प्राथमिक एमीन। हमें एमीन को NH2 से पहचानना होता है। अगर NH2 है तो प्राथमिक होगा, NH है तो द्वितीयक होगा, N है तो फिर तृतीयक एमीन होगा। तो ये कौन सा एमीन हो जाएगा, प्राथमिक एमीन। अगला क्वेश्चन 51, टोटल हमने इस श्रृंखला में 55 क्वेश्चन लिए हैं, बस एंड होने वाली है। R3N में नाइट्रोजन परमाणु पर संकरण अवस्था होती है, अर्थात जो तृतीयक एमीन में नाइट्रोजन है इस पर कौन सा संकरण होता है। देखिए अगर हम इसके स्ट्रक्चर को समझें, यहीं पर समझ लेते हैं। N सिंगल बॉन्ड R सिंगल बॉन्ड R सिंगल बॉन्ड R और एक होता है इसमें लोन पेयर। अगर हम इसमें सिग्मा बॉन्ड काउंट करें तो 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा और लोन पेयर में 1 सिग्मा, कुल ओवरऑल 4 सिग्मा है। अगर इनको sp2 में डिवाइड करें तो 1 s में जाएगा 3 p में, तो संकरण क्या आ जाएगा sp3। तो इसका C ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एमिनो अम्ल निर्माण की इकाई होती है, अर्थात एमिनो अम्ल से क्या बने होते हैं, क्या कार्बोहाइड्रेट बने होते हैं या वसा बने होते हैं या प्रोटीन बनी होती है या विटामिन बनी होती है। जल्दी से आंसर अपना कमेंट्स कीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा B प्रोटीन, इससे प्रोटीन बनती है। अगला क्वेश्चन देखिए, विटामिन ए की कमी से होता है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, क्या स्कर्वी रोग होता है या रतौंधी होता है या अरक्तता है या बेरी बेरी है। चलिए अपना आंसर कमेंट्स कीजिए। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रतौंधी। विटामिन ए की कमी से रतौंधी हो जाता है। लास्ट 2 क्वेश्चन बचे हैं। अगर अभी तक आपने मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इसको लाइक कर दीजिए। देखते हैं लास्ट के 2 क्वेश्चन। रोजनमुंड अपचयन द्वारा प्राप्त होता है, क्या एल्डिहाइड बना सकते हैं या ईथर बना सकते हैं या कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाते हैं या फिर हाइड्रोकार्बन। चलिए जल्दी से इसका आंसर कमेंट्स कीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा एल्डिहाइड। अगला क्वेश्चन है, ग्लूकोज में कितने प्राथमिक एल्कोहल होते हैं। शायद ये क्वेश्चन इससे पहले भी एक बार आ गया है या नहीं आया है तो कोई बात नहीं, बताइए प्राथमिक एल्कोहल कितने होते हैं ग्लूकोज में। तो ग्लूकोज में क्या एक होता है या 2 प्राथमिक एल्कोहल होते हैं या 3 होता है या 4 होता है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो 1 हो जाएगा। अगर हम इसको स्ट्रक्चर में समझाएं तो ग्लूकोज का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है CHOH, थर्ड वाले कार्बन में OH लेफ्ट साइड, बाकी सब राइट साइड। ये लास्ट वाला जो है ये 1 डिग्री है, बाकी ये जो 4 हैं ये 4 कार्बन ये 2 डिग्री अल्कोहल होते हैं। अगर कोई ये पूछता है कि अल्कोहल में 2 डिग्री मतलब ग्लूकोज में 2 डिग्री अल्कोहल कितने होते हैं तो 4 हो जाएंगे और 1 डिग्री कितना हो जाएगा 1। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1। कमेंट्स करके बताइए कि आज का सेशन कैसा लगा, और ये जो आज हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किए आप इनको एकदम तैयार कर लीजिए, क्योंकि बोर्ड में इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं और हो सकता है ऐसी आशा करेंगे कि आपको इससे कुछ ना कुछ क्वेश्चन जरूर मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।